साथियों नमस्कार। आज हमारा जो सेशन है वो रणथंभौर दुर्ग को लेकर है। आप देख पा रहे हैं थंबनेल के माध्यम से भी कि रणथंभौर फोर्ट। आज हमारी जो चर्चा है रणथंभौर को लेकर रहेगी। सबसे पहला सवाल तो है कि रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में है। पहला सवाल तो ये बनता है क्योंकि जिले हमें लोकेशन हमें पता होना चाहिए। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा, वहां पर हमारा रणथंभौर फोर्ट है। और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। रणथंभौर आप जानते हैं राजस्थान में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की जब चर्चा की जाती है तो रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी अपन रखते हैं। तो बाघ टाइगर प्रोजेक्ट भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसके अलावा हमारा रणथंभौर फोर्ट भी है। इनको लेकर अपन चर्चा करेंगे और ऐतिहासिक संदर्भ में हमारा रणथंभौर दुर्ग जो जाना जाता है उस सारी बातों को लेकर बात करेंगे। रणथंभौर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सवाई माधोपुर। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रणथंभन देव। ये व्यक्ति है, इन्होंने इसके निर्माण को लेकर इनका नाम आता है निर्माणकर्ता। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो दुर्ग है हमारा गिरी श्रेणी, वन श्रेणी, एरन श्रेणी, मतलब इन श्रेणियों के अंतर्गत आता है। क्योंकि गिरी पर भी है, जंगल भी है घना, एरन यानी कटीली झाड़ियां भी हैं यहाँ पर। उन श्रेणियों के अंतर्गत हमारा रणथंभौर दुर्ग आता है। तीसरी बात, अगर रणथंभौर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से राजपूत राजाओं का शासन रहा है रणथंभौर पर? चौहान राजपूत, चौहान राजवंश। साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हमारे अजमेर के महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके पुत्र थे गोविंदराज चौहान। और गोविंदराज चौहान ने 1194 में यहां पर चौहान राजवंश की नींव रखी थी। तो अगर चौहानों का संस्थापक रणथंभौर में, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए गोविंदराज चौहान। ये यहां पर शासक रहे हैं। और गोविंदराज चौहान के पश्चात काफी राजा हुए हैं इनके उत्तराधिकारी। और उन राजाओं के पश्चात एक जैत्र सिंह और जैत्र सिंह का पुत्र हमीरदेव चौहान यहाँ का प्रतापी शासक हुआ। यानी कि वालहन, प्रहलादन, वीर नारायण, बाघभट्ट, जैत्र सिंह और फिर हमीरदेव चौहान, ये इनके राजाओं का क्या है क्रम। अगर क्रम की बात करें तो गोविंदराज, गोविंदराज के पश्चात वालहन, वालहन के पश्चात वीर नारायण, प्रहलादन, बाघभट्ट, जैत्र सिंह, और फिर आता है हमीरदेव चौहान। और ये अपने आप में एक बहुत महान व्यक्तित्व हुआ है हमीरदेव चौहान। तो रणथंभौर दुर्ग से जो हमारे सवाल बनते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में, संस्कृति को लेकर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर ऐतिहासिक इस संदर्भ में अगर बात करते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमीरदेव चौहान को लेकर यहां से बनते हैं कि हमीरदेव चौहान का टाइमिंग क्या था, हमीरदेव चौहान के समकालीन कौन कौन से दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे, उन्होंने अटैक किया, और उन सारी घटनाक्रमों की बातें। चलिए उन बातों को भी रख लेते हैं। एक दूसरा, अबुल फजल, रणथंभौर की बात तो हम करेंगे ही करेंगे उसके विषय में। अबुल फजल ये एक बात कहता है हमारे दुर्ग के विषय में रणथंभौर के लिए कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है। ऐसा अबुल फजल कहते हैं। राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है। ये अबुल फजल कहता है, अकबर के समकालीन अकबर के दरबारी विद्वान है, ये इस विषय में बात करता है। अब हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान को लेकर।
यहां पर जो सवाल हमारे बनते हैं, पहला सवाल तो ये बनता है कि हमीदेव चौहान का टाइमिंग क्या है। यह हमीदेव चौहान का टाइमिंग है 1282 से लेकर 1301। इससे पहले इनके पिता जयत्र सिंह का शासन था और 32 वर्ष तक जयत्र सिंह ने शासन किया था। और उस 32 वर्ष के शासन काल की स्मृति में हमीदेव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ये छतरी लाल पत्थर से निर्मित है, रणथंभौर दुर्ग में है, इसे न्याय की छतरी कहते हैं, बात करेंगे उसके विषय में भी। तो ये सबसे पहले तो ये राजा, इस राजा को लेकर बात करनी है। और जब ये शासक यहां पर है तब दिल्ली के शासक कौन कौन थे, हम दिल्ली की बात करते हैं समकालीन। दिल्ली में खिलजी एक वंश हुआ करता था, इससे पहले गुलाम वंश था। और इनका अगर हमीदेव चौहान का कनेक्शन दिल्ली से है तो केवल खिलजी वंश से है। किससे है? खिलजी से, क्योंकि इससे पहले हालांकि गुलाम रहे हैं। रजिया का भी संबंध रहा है। यहां पर रणथंभौर पर अटैक किया था रजिया ने भी, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रजिया शासिका रही है। लेकिन वो तब हमीदेव चौहान नहीं था। हमीदेव चौहान तो 1282 में राजा बना है। तो हमीदेव चौहान का अगर संबंध है तो खिलजी वंश से है। और खिलजियों की अगर बात करते हैं तो खिलजियों का जो टाइमिंग है 1290 से लेकर 1320, ये टोटल खिलजियों का टाइमिंग है, टोटल खिलजी वंश का टाइमिंग है। और खिलजियों में भी हम बात करते हैं, एक शासक है, सबसे पहले जलालुद्दीन की बात करें और दूसरे नंबर पर हम बात करें अलाउद्दीन की। ये 1290 से लेकर 1296, 1296 से लेकर 1301, वो सॉरी 1316, ये यहां तक शासक रहे हैं। फिर 1316 के बाद में 1320 तक इनके उत्तराधिकारी और रहे हैं। ठीक है, इन दोनों शासकों को लेकर रणथंभौर से हम बात करेंगे। यानी जब हमीदेव चौहान का शासन था तब हमीदेव चौहान के समय में किसने अटैक किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन ने, किसने अटैक किया? जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया। तो हमें पहली बात करनी है 1291, अटैक होता है जलालुद्दीन खिलजी का। और जलालुद्दीन खिलजी दरअसल में एक जहाइन का दुर्ग है, इसको जीत भी लेते हैं। साथियों, जाहिन दुर्ग, अगर जाहिन की बात आती है तो इसको कहा जाता है रणथंभौर की कुंजी। क्या कहा जाता है इसको? तो ये जीत लेता है। लेकिन जैसे ही जलालुद्दीन रणथंभौर पर अटैक करता है तो हमीदेव चौहान की तैयारियों से घबरा गया, रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता से घबरा गया और वापस लौट गया और कहा ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो यानी कि एक और वक्तव्य यहां पर जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं, किसके विषय में? रणथंभौर दुर्ग के विषय में। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। हाँ, और तो मुसलमानों में मूंछ का बाल नहीं होता है, दाढ़ी होती है। बाल के बराबर नहीं समझता, मूंछ होती नहीं है, आपने देखा है? हाँ, तो वो आप दाढ़ी से ही ताल्लुक रखें। और ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, अगर इस प्रकार का वक्तव्य आता है तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहते हैं और ये अटैक करते हैं 1291। अब देखिए, इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, दरअसल में इनकी हत्या कर दी जाती है इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है और फिर खुद शासक बन जाता है। कौन शासक बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी की बात क्या आती है वो देखिए आप। अब बहुत महान व्यक्तित्व है ये भी, अलाउद्दीन खिलजी। आज तक के इतिहास में जब हम व्यक्तित्व पढ़ते हैं
तो अलाउद्दीन खिलजी भी अपने आप में एक बहुत ताकतवर शासक रहा। छोटा मोटा आदमी नहीं था ये। उस दौर में जितने भी युद्ध लड़े सारे युद्धों में फतेह किया इसने। राजस्थान के जितने भी अभियान सब में जीत, चाहे चित्तौड़गढ़ अभियान हो, चाहे रणथंभौर अभियान हो, चाहे सिवाना अभियान हो, चाहे 1311 का जालोर अभियान हो, चाहे दक्षिण में वारंगल का अभियान हो, चाहे गुजरात का अभियान हो, सब अभियानों में इसकी जीत हुई है। तो कितना ताकतवर, इसको जीत चाहिए थी। और इसने सबसे पहले तो अपने चाचा की हत्या की, जलालुद्दीन की, फिर शासक बने। अलाउद्दीन खिलजी की जब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी की बात 1301 में इसने यहां पर अटैक किया। कहां पर, क्या कारण था? दरअसल में अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी और बेगम का नाम था साथियों चिमना। क्या नाम था? और चिमना बेगम के अलाउद्दीन खिलजी के एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, महमूद शाह, उसके संबंध थे, अवैध संबंध थे। इस बात का पता चल जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद शाह यहां से भाग जाता है और रणथंभौर आ जाता है। कहां आ जाता है? और रणथंभौर आ जाता है। अब हमीरदेव चौहान के व्यक्तित्व के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। हमीरदेव चौहान हट के लिए जाना जाता है, हमीरदेव चौहान जिद के लिए जाना जाता है, हमीरदेव चौहान शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है। और क्षत्रियता का पहला धर्म होता है शरणागत की रक्षा करना। और अगर आप शरणागत की रक्षा नहीं कर सकते तो आपकी क्षत्रियता पर कलंक है। तो हमीरदेव चौहान उन सारी चीजों के लिए जाना जाता है। मोहम्मद शाह कहां आ जाता है? रणथंभौर आ जाता है। किसके पास में? हमीरदेव चौहान के पास में। अपराधी है, सही है, कौन है क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, आप हमारी शरण में आ गए, अब हमारा दायित्व बनता है आपकी रक्षा का। हमीरदेव चौहान के पास में पहुंच जाते हैं। हमीरदेव चौहान शरणागत की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई मोहम्मद शाह कहां गया? रणथंभौर गया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के पास में मैसेज भेजे गुप्तचरों के माध्यम से, और मैसेजों में ये लिखा, संदेशों में, कि भाई आप इस भगोड़े सैनिक को छोड़ दीजिए, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें रणथंभौर स्टेट से कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब से पहले संबंध रहे होंगे जलालुद्दीन खिलजी के, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, लेकिन हमें कोई आपसे कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, हमें मोहम्मद शाह चाहिए। हमीरदेव चौहान कहता है कि भाई शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियता का परम धर्म है, हम वैसे नहीं छोड़ सकते। बड़ी अब बात आ जाती है, अब फिर ईगो हर्ट हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का कि हम दिल्ली के सुल्तान, वो भी बहुत बड़ी ताकत थी, छोटा मोटा आदमी नहीं था। और रणथंभौर अपने आप में अगर उस दौर की बात की जाए तो एक सामान्य स्टेट था। दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ी ताकत, आज भी ताकतवर है, पहले भी ताकत थी जब दिल्ली की बात आती है तो। और अलाउद्दीन खिलजी का दौर था तब तो और भी बहुत मजबूत थी दिल्ली। तो कुल मिलाकर हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया। अटैक किया। रणमल और रतिपाल, ये दो सेनापति हैं हमीरदेव चौहान के। किसके सेनापति हैं? और रणथंभौर दुर्ग की लोकेशन साथियों इस प्रकार की है, अगर आप दुर्ग के अंदर एंट्री करेंगे तो जब तक अंदर का व्यक्ति दरवाजा नहीं खोले तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और ऐसी ही लोकेशन झांसी के दुर्ग की है, उत्तर प्रदेश में। दोनों दुर्गों की लोकेशन उसी प्रकार की है, सीधा रास्ता जाता है और फिर एक साथ रास्ता घूमता है। उसको नौलखा दरवाजा कहते हैं। जैसे सबसे पहले एंट्री गेट होता है रणथंभौर में, उसको क्या कहते हैं? नौलखा दरवाजा। ऐसे सीधे जा रहे हैं अपन सीढ़ियों पे, और सीढ़ियों पे चलते अकस्मात मोड़ आता है, तो ना तो वहां पे हाथी घूम सकता, ना वहां पे अपन पीछे से अगर बहुत मोटी लकड़ी से अगर दरवाजे की ठुकाई करें, जो जोर लगाओ हाई शाह, जोर लगाओ 200 लोग, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि घुमाओ में कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो स्टेट में जोर लगता है, बल जो लगता है स्टेट में लगेगा, तो वो भी। और उस दौर में बारूद गोले भी नहीं थे। आप बात कर रहे हैं कब की? 1301 की। बारूद गोले कब आए बताओ?
बाबर के समय में आए, तो अब बाबर आएगा तब बारूद, बारूद एक ऐसा विकल्प है कि बारूद से तो आप अच्छी से अच्छी इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो कुल मिला के आप रणथंभौर दुर्ग में एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए फिर कूटनीति, और कूटनीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया, इनको प्रलोभन दिया कि आप रणथंभौर, हम दिल्ली के सुल्तान, इस मामले में आप हमारी सहायता कीजिए, हम यहाँ का सुल्तान आपको ही बना देंगे, यहाँ की रणथंभौर की जागीर वगैरह सब आपको सौंप देंगे, क्यों किसी के अधीन रहकर शासन कर रहे हो आप। भारतीय शुरू से इस मामले में थोड़ा कमजोर है, हल्का सा भी लोभ मिल जाता है ना, भ्रष्टाचार, ये मतलब सीधी अपन बात कर सकते हैं, भ्रष्टाचार रग रग में बसा हुआ है शुरू से, आज भी नहीं, आज भी भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त चरम सीमा पर है। अगर देश की सबसे बड़ी कोई समस्या है ना, भ्रष्टाचार है, जिस पर अंकुश लगाना पॉसिबल और नहीं है, चाहे कितनी सरकारें आ जाए, कितनी सरकारें चली जाएं, और उस दौर में भी अंकुश नहीं था। रणमल और रतिपाल को लगा कि ठीक है, हम रणथंभौर के शासक बनेंगे, अब हमें कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की। तो कुल मिलाकर रणमल रतिपाल ने दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, साथियों इसको कहते हैं नौलखा दरवाजा, बात करेंगे इसकी बात में, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा ना आपसे कि नौलखा दरवाजा कहां है, तो आपको याद रखना है रणथंभौर दुर्ग में है। इस दुर्ग के दरवाजे को खोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, अंदर लोग आश्वस्त थे, कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते। अब से पहले जलालुद्दीन आया, वो भी भाग गया, अब अलाउद्दीन आएगा तो क्या उखाड़ लेगा, ये भी चला जाएगा। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थे हमीदेव चौहान, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि हमारे अपने हमारी खाई खोदने वाले हैं। और जैसे ही उन्होंने वहां पर एंट्री मारी और इन्होंने दरवाजा खोल दिया, शत्रु सेना अंदर प्रवेश कर गई, युद्ध हुआ, हमीदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर की तैयारियां बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वो पूरी तरह से विश्वस्त थी कि कोई दिक्कत होगी नहीं किसी प्रकार से। रणथंभौर दुर्ग हमारा गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, एरन दुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित है, एंट्री कर ही नहीं सकते। तो राजपूत वीरांगनाएं भी बिल्कुल पूरी तरह से विश्वस्त थी। लेकिन जैसे हमीदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, शत्रु सेना ने एंट्री मारी, अंदर कोहराम मचा, तो हमारी राजपूत वीरांगनाएं, जिनमें रंग देवी हमीदेव चौहान की रानी है और उनकी पुत्री है देवल देव, इनके नेतृत्व में वीरांगनाओं ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। कौन से तालाब में? पद्मला तालाब। तो एक तालाब और याद हो गया आपको, ये वो तालाब है जहां पर हमारी वीरांगनाओं ने जौहर किया, दुर्ग के अंदर ही है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, पद्मला तालाब है, जैसे गांगेलाव तालाब है, मामादेव कुंड है, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, मिलान कीजिए, फिर याद होना चाहिए पद्मला तालाब एक अपने आप में महत्वपूर्ण तालाब है। क्यों है? इस वजह से कि हमारी वीरांगनाओं ने क्या किया, जल जौहर किया। तो ये अगर जल जौहर की बात करते हैं तो ये राजस्थान का पहला साका, पहला सवाल तो ये बनता है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर। दूसरा सवाल ये बनता है, हमीदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हो ही जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान थे अमीर खुसरो। वो एक लाइन फिर कहते हैं, देखो दुर्ग के विषय में 2-3 लाइन पहले, 2 लाइन मैंने पहले बता दी, एक लाइन और बता रहा हूं। अबुल फजल की लाइन, राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर का दुर्ग क्या है। दूसरी लाइन मैंने जलालुद्दीन खिलजी की बताई आपको कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और तीसरी लाइन अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान है, ये कहते हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। एक लाइन और मिल गई हमें। कुफ्र का मतलब है धर्म विरोध,
इस्लाम में, इस्लाम धर्म के अलावा जितने भी लोग हैं उनको काफिर कहा जाता है, काफिर। तो कुफ्र यानी एंटी इस्लाम, इस्लाम के अलावा धर्म विरोध अपन कह सकते हैं। तो एक सवाल और बन गया यहां पर। तो बहुत सारी बातें रणथंभौर दुर्ग को लेकर एक ऐतिहासिक स्थिति। अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या दर्शनीय स्थल है। सबसे पहले साथियों आपने एंट्री मारी और आपने नौलखा दरवाजा। लेकिन नौलखा दरवाजे से पहले बाहर जब हम देखते हैं जोगी महल है, वो दुर्ग के बाहर है। जोगी महल कभी पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि जोगी महल कहां है, तो याद रखना दुर्ग की बात करेंगे, लेकिन ये दुर्ग से बाहर है। फिर हम बात करते हैं नौलखा दरवाजा। बत्तीस खंभों की छतरी, आप इसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था अपने पिता के शासनकाल की स्मृति में। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह था और जैत्र सिंह का टाइमिंग 1250 से लेकर 1282 तक था। टोटल 32 वर्ष का इनका राज्यकाल रहा है और इस 32 वर्ष के राज्यकाल की स्मृति में इन्होंने 32 खंभों की क्या बनवाई, छतरी। कौन से पत्थर से निर्मित है, लाल पत्थर से निर्मित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है। लक्खी मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है दुर्ग के अंदर। पद्मला तालाब, ये वो तालाब है जहां पर वीरांगनाओं ने जौहर किया। रनिहार तालाब, जहां पर स्पेशल महिलाओं का तालाब था ये उस दौर में, रनिहार तालाब। पीर सफरुद्दीन की दरगाह यहां पर है। हमीर कचहरी, गुप्त गंगा, जौरा भौरा महल, ये रसद सामग्री का, अपन रसोई बोल सकते हैं इसको, दरबार की किचन बोल सकते हैं इसको। हमीर कचहरी बताई मैंने पहले, हाँ हमीर कचहरी, जौरा भौरा महल, सुपारी महल, ऐसी बहुत सारी लोकेशन यहां पर हैं जिनके विषय में हमें बात करनी है। तो सुपारी महल, जौरा भौरा, गुप्त गंगा, हमीर कचहरी, सदरुद्दीन पीर की दरगाह, रनिहार तालाब, पद्मला तालाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, नौलखा दरवाजा, 32 खंभों की छतरी, यहां से सवाल बनता है। और फिर इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये प्रथम शाखा है, एकमात्र जल जौहर। और ये लाइन आपको विशेष तौर से याद रखनी होगी, अमीर खुसरो की लाइन, खजाइन उल फतू बुक का नाम है इनकी। और फिर इससे पहले की सारी स्थिति। तो यानी कि अब हम नोट करते हैं अपनी नोटबुक में रणथंभौर फोर्ट। चलिए साथियों, आप खोलिए अपनी नोटबुक और टॉपिक डालें आप रणथंभौर दुर्ग और लिखें आप सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ब्रैकेट में लिख लें, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लिखेंगे इस दुर्ग का निर्माण कार्य रणथंभन देव ने करवाया था।
रणथंभन देव ने करवाया था? यह गिरि, वन और एरन श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह गिरि, वन और एरन श्रेणी के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान ने गोविंदराज चौहान ने 1194 में में 94 चौहान राजवंश की नींव रखी थी। चौहान राजवंश की नींव रखी थी। गोविंदराज के उत्तराधिकारी गोविंदराज के उत्तराधिकारी क्रमशः वालहन, वालहन, इसके बाद नंबर 2 पर ये लिखना, वालहन प्रहलादन, वीर नारायण, बाघभट्ट, जैत्र सिंह, और हम्मीर देव चौहान हुए थे। और हम्मीर देव चौहान हुए थे। चलिए अबुल फजल की पंक्तियों के बारे में अपन बात करेंगे, उससे पहले अपन हम्मीर देव चौहान टॉपिक डालें। हम्मीर देव चौहान के समय में हम्मीर देव चौहान के समय में 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। लेकिन हम्मीर देव चौहान की तैयारी का मतलब युद्ध की तैयारियों, लेकिन हम्मीर देव चौहान की तैयारियों व रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता से घबराकर रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता से घबराकर
जलालुद्दीन खिलजी वापिस लौट आया। जलालुद्दीन खिलजी वापिस लौट आया। और कहा ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। एक बाल के बराबर नहीं समझता। नेक्स्ट 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। क्योंकि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विश्वासघाती सहयोगी अलाउद्दीन खिलजी के विश्वासघाती सहयोगी मोहम्मद शाह को शरण प्रदान की थी। जिसका अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम जिसका अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना से अवैध संबंध था। देखिए हमीर हट्ट एक साहित्य चंद्रशेखर लिखता है और चंद्रशेखर के हमीर हट की कुछ पंक्तियां हैं। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार त्रिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर का जो जिद है, हमीर की जो हट है, ये इतिहास में जानी जाती है। शरणागत की रक्षा करना, जिद्दी राजा था, हटी राजा था कि शरणागत की रक्षा भाई कर दी। अब कौन हो क्या हो हमें कोई इससे मतलब नहीं है, आ जाओ युद्ध लड़ लो, तलवारें तय करेंगी कौन जीतता है कौन हारता है। और उस जमाने में तलवारें तय करती थी हार और जीत। अब समय बदल चुका है, अब वो युद्ध नहीं होता है जो पहले हम पढ़ते हैं इतिहास में। युद्ध तो आज भी होते हैं लेकिन तकनीकी बदलाव हो गया, संसाधन बदल गए। अब दूर से मारक क्षमता वाले संसाधन आ गए, दूर से बैठे बैठे भी अपन युद्ध को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है, और सुरक्षा भी हो सकती है। चलिए खैर जो भी है, तो रणमल रतिपाल इन्होंने क्या किया बच्चों, धोखा किया। किसके साथ में, हमीर देव चौहान के साथ। तो लिखेंगे आप हमीर देव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल ने हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया
और दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार और दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा खोल दिया। नौलखा दरवाजा खोल दिया। जिससे शत्रु सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गई। हमीरदेव चौहान इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। और इनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में और इनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया। पद्मला तालाब में जल जौहर किया। यह राजस्थान का प्रथम साका और एकमात्र जल जौहर कहलाता है। एकमात्र जल जौहर कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान रणथंभौर दुर्ग जीतने पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान अमीर खुसरो ने कहा था देख लें आप, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। चलिए एक लाइन और लिखेंगे अपन, अबुल फजल की बात और लिखेंगे। रणथंभौर दुर्ग के विषय में अबुल फजल ने क्या कहा है वो देख लें आप। हाँ, अबुल फजल की पंक्ति कि राजा अबुल फजल इनवाइटेड लिख लें आप। राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं। राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है। केवल रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है।
साथियों अब टॉपिक डालेंगे आप प्रमुख दर्शनीय स्थल। प्रमुख दर्शनीय स्थल। सबसे पहले आप लिखिए जोगी महल। नौलखा दरवाजा, ब्रैकेट में आप लिख दें मुख्य प्रवेश द्वार, दुर्ग का एंट्री गेट है ये। नौलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में है। नेक्स्ट नंबर 3, 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी लिखेंगे इसमें, इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। और यह लाल पत्थर से निर्मित है। और यह लाल पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अगर आज हम रणथंभौर जाते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रणथंभौर जाने की वजह त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के दर्शन करना। दूसरा, टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर जाता है कोई, जाता है तो बाघों को देखने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। और तीसरी हमारी विरासत है तो उसको देखने के लिए चलो फोर्ट ही देखकर आ जाते हैं, ठीक है। कैसा दुर्ग है, फोर्ट देखने का शौक होता है ना लोगों को, तो वैसे बाकी धार्मिक मान्यता वाले लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। फिर टूरिस्ट जाते हैं बाघ अभ्यारण्य के लिए, बाहर से विदेशों से भी आते हैं, ठीक है। चलिए तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसमें लिख ले हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लक्खी मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लक्खी मेला भरता है। नेक्स्ट, पद्मला तालाब। आप त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाएंगे उससे पहले ही तालाब आता है ये। जैसे मंदिर की आप तरफ जा रहे हैं, इधर मंदिर है, थोड़ा सा आगे इधर, ये मेरा लेफ्ट हाथ है तो यानी लेफ्ट की ओर पद्मला तालाब आपको दिखेगा। और जाएंगे फिर राइट में आपका गणेश मंदिर है। लिखिए रनिहार तालाब। रनिहार तालाब पीर सफरुद्दीन की दरगाह। हमीर कचहरी। गुप्त गंगा। जौरा भौरा महल। सुपारी महल। तो ये हमारा रणथंभौर फोर्ट हुआ साथियों। ऐतिहासिक बातें आप एक नोट डालकर लिख लें कि जाहिन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जाहिन
हाँ बिल्कुल, जैन मंदिर भी है। हाँ, तो इस जैन के दुर्ग को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो ये एक विशेष बात। और जैन फोर्ट, इसके अलावा जब हम बात करते हैं आगे की, और वो चंद्रशेखर की जो पंक्तियां हैं अमीरहट की, सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फल एक बार त्रिया तेल अमीरहट चढ़े न दूजी बार, ये पंक्तियां हैं। अमीरहट साहित्य किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा। जी आपको याद रखना। इसके अलावा कुछ और साहित्य हैं जो हमीरदेव चौहान की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं, रणथंभौर दुर्ग की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं, उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। एक साहित्य हमारा नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखते हैं। एक साहित्य हमारा हमीर रासो हमीर रासो को जोधराज अलग लिखता है, और एक और विद्वान है सारंगधर, ये अलग लिखता है। दोनों के हमीर रासो अलग अलग हैं, अलग अलग समय के हैं। जोधराज ने जो हमीर रासो लिखा है वो अहिरवाटी लैंग्वेज में है, अलग समय का है, दोनों का अलग अलग है। तो जब भी कभी हमीर रासो शब्द आ जाता है, और हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज, सारंगधर, सी पे आ जाए ए और बी, और नंबर 4 पर आ जाए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए और बी सही होगा, क्योंकि हमीर रासो दोनों ने लिखा है, अलग अलग लिखा है, अलग अलग हमीर रासो है, दोनों ही राइटर हैं। ठीक है ना? कई बार ध्यान नहीं रहता विद्यार्थियों को। और हमीर हट की बात हमने की अभी आपसे, चंद्रशेखर उसको मैं बता ही चुका हूं आपको। हमीरायण भांड व्यास, तो ये साहित्य हैं जो हमें हमीरदेव चौहान की और हमारे दुर्ग की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। तो ये है साथियों हमारा रणथंभौर फोर्ट। और रणथंभौर फोर्ट में विशेष सवाल हमारा त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर का साका है, रणथंभौर का जौहर है, और रणमल और अतिपाल के साथ क्या होता है वो कहानी पढ़ेंगे अपन अगले एपिसोड में। क्या उनको रणथंभौर का राज्य मिला, क्या हुआ उनके साथ में, वो सारी बातें। धन्यवाद।